चलिए लाइव कीजिए। लाइव हुआ। अच्छा, चलिए दोस्तों, स्केलेटन सिस्टम और बोले थे कि मॉर्फोलॉजी में एग्जाम्पल को याद रखना है, वो बहुत ज़रूरी था। तो आइए 13 नंबर चैप्टर की हम प्रश्न को लेकर आए हैं। और स्केलेटन सिस्टम का प्रश्न तो बन ही गया होगा क्योंकि काफ़ी डिटेल डिस्कस किए थे इसका। तो आइए बिना देर की शुरुआत ही कर देते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, मानव कंकाल तंत्र या अस्थि तंत्र। यह भी समझने वाली बात है कि कंकाल तंत्र को अस्थि तंत्र भी कहा जाता है। यह भी आप ध्यान रखिएगा। के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? पहला, यह गति और प्रचलन में भाग लेता है। बिल्कुल सही कथन है ये कंकाल तंत्र के बारे में। यह शरीर में मौजूद कैल्शियम तथा फॉस्फेट को जमा रखता है एवं जरूरत पड़ने पर उन्हें बाहर निकालता है। ये भी सही है दोस्तों। हमारे जो हड्डी है उसमें पूरे शरीर का 90% कैल्शियम जमा रहता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि एक वयस्क मानव में जितने भी कैल्शियम होते हैं, एक वयस्क मानव के शरीर में जितने भी कैल्शियम होते हैं, उसका 90% कैल्शियम केवल हमारे हड्डियों में लगे रहते हैं। इसलिए जब कभी शरीर में कैल्शियम की जरूरी होती है तो उसका रिलीज बोन के कोशिकाओं से हो जाता है। तो ये भी सही है। और सी नंबर, यह शरीर के आंतरिक अंगों को बाहरी आघातों से बचाता है तथा शरीर के भार को नियंत्रित करता है। तो ये तीनों ही यानी उपर्युक्त सभी कथन कंकाल तंत्र के बारे में सही है। ठीक है, कंकाल तंत्र के बारे में सही है। ठीक है, एक कह रहा कि आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए, दे दीजिए थोड़ा आवाज। दूसरा पर आइए कि मानव का कंकाल तंत्र मुख्य रूप से किस ऊतक से निर्मित होते हैं। तो कंकाल तंत्र में दो ही ऊतक आते हैं मुख्य रूप से, हड्डी और उपास्थि, बोन और कार्टिलेज। और बोन और कार्टिलेज कौन ऊतक है? संयोजी ऊतक है। तो हमारे कंकाल तंत्र मुख्य रूप से संयोजी ऊतक से बने हुए हैं। हमारे कंकाल तंत्र मुख्य रूप से बोन और कार्टिलेज के बने हुए हैं। और बोन और कार्टिलेज कौन ऊतक है? बोन और कार्टिलेज संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट, मानव कंकाल तंत्र बना है। कंकाल तंत्र में तो अस्थि और उपास्थि आते हैं, ये बात आप जानते ही हैं, पढ़ाई ही है। उसके बाद टेंडन होता है। टेंडन और लिगामेंट वो संरचनाएं हैं जो अस्थि को अस्थि से और अस्थि को उपास्थि से जोड़ता है। टेंडन के बारे में आप टिश्यू चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं कि टेंडन और लिगामेंट संयोजी ऊतक है। टेंडन जो है अस्थि को उपास्थि से जोड़ता है, लिगामेंट जो है अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। तो इस सभी अस्थि से, उपास्थि से, टेंडन से, लिगामेंट से हमारा कंकाल तंत्र निर्मित है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं। एक मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। एक मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर का रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
और बड़ी आसान आसान कथन है। जन्म के समय शिशुओं में लगभग 300 हड्डियां पाई जाती है, बिल्कुल सही है। वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है, ये भी सही है, दोनों कथन सही है। यानी वयस्क होते होते 94 हड्डियां आपस में जुड़ जाती है, एक तथा दो दोनों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी हड्डी अग्रपाद, फोर लिम्स का मतलब हाथ की बात की जा रही है, हाथ की नहीं है। तो रेडियस दोस्तों, रेडियस अलना तो है ही हाथ की हड्डी, ह्यूमरस भी है, फिबुला नहीं है। फिबुला टिबिया और फिबुला टांग की हड्डी है, हिंड लिम्ब का बोन है दोस्तों। तो फिबुला आपका फोर लिम्स में नहीं है। ह्यूमरस, रेडियस, आल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ये सब हड्डियां फोर लिम्ब में पाए जाते हैं, तो फिबुला नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अस्थि तथा उपास्थि संयोजी उत्तक है, बिल्कुल सत्य कथन है यह। अस्थि ओस्टियोब्लास्ट तथा उपास्थि कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका से निर्मित होते हैं, यह भी सही है। और इसका जिक्र टिश्यू चैप्टर में ही हम कर चुके हैं कि अस्थि ओस्टियोब्लास्ट कोशिका से और उपास्थि कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका से बना होता है, तो बी भी सही है। अस्थि के मध्य एक गुहा होती है जो अस्थि मज्जा से भरी होती है, यह भी सही है। मेमेलियन अस्थि तथा उपास्थि में अनेक नलिकाएं समान संरचना पाई जाती है, जिसे हैबर्सियन नलिकाएं कहते हैं। हैबर्सियन नलिकाएं दोस्तों उपास्थि में नहीं पाई जाती है, यह कथन गलत है। हैबर्सियन नलिका केवल और केवल अस्थि में भी पाई जाती है, वो भी केवल मेमेलियन यानी कि केवल स्तनधारी के हड्डियों में हैबर्सियन नलिका पाई जाती है। स्तनधारी के उपास्थि में हैबर्सियन नलिका नहीं पाई जाती है। दोस्तों अब हैबर्सियन नलिका क्या है, तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। जो स्तनधारी होते हैं उनके हड्डी में नलियों के समान संरचनाएं होती हैं। स्तनधारी के हड्डियों को अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें नली के समान संरचनाएं होती है और उसे ही हैबर्सियन नलिका कहते हैं। और हैबर्सियन नलिका मेमेलिया के बोन के अलावे किसी और के बोन में नहीं होता है। हैबर्सियन नलिकाएं मेमेलिया के बोन के अलावे किसी के भी बोन में नहीं होता है और ये उपास्थि में नहीं होता है, तो इसीलिए डी नंबर आपका गलत है। छाती में पसली कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े पसली होते हैं, पसली 12 जोड़े होते हैं। सत्य पसलियां उसे कहते हैं जो एस्टर्नम से जुड़ा रहता है, एस्टर्नम हड्डी से जो जुड़ा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? सत्य पसली कहते हैं, एस्टर्नम से जो जुड़ा रहता है। और प्रथम 7 जोड़ी पसलियां सत्य पसलियां है। 8वां जोड़ा, 9वां जोड़ा, 10वां जोड़ा असत्य पसलियां है और 11वां और 12वां जोड़ा पसली को फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। फॉल्स पसली किसे कहते हैं? तो 8वां, 9वां, 10वां जोड़ा पसली को क्या कहते हैं? फॉल्स पसली कहते हैं। 8वां, 9वां, 10वां जोड़ा पसली को फॉल्स पसली कहते हैं या फॉल्स रिब्स कहते हैं। रिब केज, निम्नलिखित में कौन सी संरचना रिब केज बनाती है? तो थोरेसिक वर्टिब्रा यानी रीढ़ की हड्डी है थोरेसिक वर्टिब्रा, रीढ़ की हड्डी 12 जिसकी संख्या 12 है। थोरेसिस का पसलियां, एस्टर्नम, ये तीनों मिलकर रिब केज का निर्माण करते हैं और रिब केज के भीतर हमारे फेफड़ा और हृदय सुरक्षित रहते हैं, फेफड़ा और हृदय सुरक्षित रहते हैं। मानव के खोपड़ी के कंकाल क्षेत्र क्रेनियम रीजन में कुल हड्डियों की संख्या 8 है और फेशियल रीजन में 14 है। दोस्तों खोपड़ी के आनन क्षेत्र, फेशियल रीजन को हिंदी में आनन क्षेत्र कहा जाता है और इस क्षेत्र में बोन की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। मेलियस इनकल तथा स्टेप, मेलियस इनकस होता है, इनकस तथा इनकस मेलियस इनकस तथा स्टेप्स हड्डियां निश्चित तौर पर मध्य कान में या कान में पाई जाती है। तो चूंकि यहां स्पष्ट कर दिया गया है बाह्य कान, मध्य कान, आंतरिक कान, तो बाह्य कान और आंतरिक कान तो द्रव से भरा रहता है। मानव का आंतरिक कान यानी कान के सबसे भीतर का हिस्सा लिक्विड से भरा पड़ा होता है और बाहर का जो हिस्सा है बाह्य कान, ये केवल उपास्थियों से बना है। कान की 3 हड्डियां मेलियस, इनकस, स्टेप्स मध्य कान में पाई जाती है।
अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान व्हाइट बोन कहाँ पाई जाती है? तो मुख गुहा के, और मुख गुहा के नीचे में पाई जाती है। मुख गुहा के नीचे में ये व्हाइट नमक अस्थि पाई जाती है। मुख गुहा के नीचे में व्हाइट नमक अस्थि पाई जाती है। सचदेवा स्टूडेंट 15 का सी, मेरी भारती, उसके बाद मधुप्रिया, सबका आंसर सही आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत आसान होगा अगर आप कल का क्लास किए हैं। सिर में, स्कूल में टोटल हड्डी, टोटल मिलाकर 29 है दोस्तों। स्कूल में कुल हड्डियों की संख्या 29 है, 29। नेक्स्ट, मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी पूछ रहा। मेरुदंड का मतलब रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी। और रीढ़ में हड्डियों की संख्या कितनी है? 26 है। रीढ़ में हड्डियों की संख्या कितनी है? 26 है। मेरुदंड में पाए जाने वाली अस्थि को क्या कहते हैं? मेरुदंड में पाए जाने वाली अस्थि को वर्टिब्रा कहते हैं, कशेरुक कहते हैं, वर्टिब्रा कहते हैं, वर्टिब्रा कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग में सम्मिलित है दोस्तों? ये रीढ़ की हड्डियों की संख्या है। और 19 नंबर का आंसर दीजिएगा आप लोग। गुड्डू कुमार शर्मा 19 नंबर का आंसर दीजिए, कोई 19 लिखिएगा। देखते हैं कौन कौन 19 का दे रहा है आंसर। आवाज तो ठीक है, आवाज नहीं है, थोड़ा मोबाइल का ही आवाज बढ़ा लीजिए। आवाज ठीक है ना? आवाज तो क्लियर है। अभी यहाँ पर देखिए आवाज चला के, जो ऑनलाइन वाले बोलिएगा आवाज ठीक ठाक नहीं जा रहा है। 19 का डी, 19 का डी। अच्छा देख लेते, 19 का डी आ रहा है। दीपक कुमार, नवीन कुमार, दिलखुश चौधरी, मेरी भारती, चलिए सब का डी आ रहा है। चलिए आते हैं 19 का देख लेते हैं। तो ये रीढ़ की हड्डियों के विभिन्न प्रकार है। ये रीढ़ की हड्डियों के विभिन्न प्रकार है। सर्विकल वर्टिब्रा यानी गर्दन वाली रीढ़, गर्दन में जो रीढ़ की हड्डी होती है 7 होता है, बिल्कुल सही है। थोरेसिस 12 होता है, लुम्बर 5 होता है, सेक्रम 1 होता है दोस्तों, ये गलत है। आपका आंसर डी होगा। सेक्रम वर्टिब्रा की संख्या मात्र 1 होती है। सेक्रम वर्टिब्रा की संख्या मात्र 1 होती है। नेक्स्ट, मेरुदंड के प्रथम कशेरुक, फर्स्ट वर्टिब्रा को क्या कहते हैं? जो खोपड़ी के अनुकपाल मुंडिका ओसिपिटल कंडाइल से जुड़ा रहता है। आपको बोले थे कि रीढ़ की जो हड्डियां हैं वो एक और खोपड़ी से जुड़ा रहता है और दूसरी ओर पीठ के अंतिम सिरे तक जाता है। तो रीढ़ में हड्डियों की संख्या 26 होती है। और जो सबसे पहली रीढ़ की हड्डी होती है वह खोपड़ी के ओसिपिटल कंडाइल, जिसको हिंदी में अनुकपाल मुंडिका कहते हैं, उससे जुड़ा रहता है। और प्रथम रीढ़ की हड्डी का नाम एटलस होता है दोस्तों, या एटलस है। प्रथम रीढ़ की हड्डी जो खोपड़ी के ओसिपिटल कंडाइल से जुड़ा रहता है उसका नाम एटलस है, उसका नाम एटलस है, उसका नाम क्या है? एटलस है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। मानव की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है जो कान में पाई जाती है, ये भी सही है। दोनों कथन आपका सही है, दोनों कथन आपका सही है। नेक्स्ट, लिखते समय कुल 8 हड्डियां काम करती है। लिखते समय 5 अंगुलियां के 14 हड्डी में 8 हड्डियां कार्यशील रहती है, 8 हड्डियां कार्यशील रहती है। क्लेविकल और एस्केपुला, क्लेविकल और एस्केपुला नामक अस्थि जो है हमारे पेक्टोरल ग्राइडल में पाए जाते हैं, पेक्टोरल ग्राइडल में पाया जाता है, पेक्टोरल ग्राइडल में पाया जाता है। और पेक्टोरल ग्राइडल को हिंदी में अंश मेखला कहते हैं, यानी कि कंधा वाला एरिया में पाया जाता है क्लेविकल और एस्केपुला। कंधा वाला एरिया में पाया जाता है, पेक्टोरल ग्राइडल में पाया जाता है। पेक्टोरल ग्राइडल को हिंदी में हम अंश मेखला कहते हैं।
एक सामान्य मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी फीमर की लंबाई 48 सेंटीमीटर होता है। यह सबसे बड़ी हड्डी है हमारे शरीर की। टिबिया और फिबुला नामक पक्षपाद में यानी पैर में पाई जाती है। टिबिया फिबुला पैर में पाई जाती है दोस्तों। जन्म के समय मानव के किस भाग की हड्डियां पूर्ण विकसित होती है? तो जन्म के समय मानव शरीर के केवल एक भाग की हड्डियां पूर्ण विकसित होती है, वो है कान का मेलियस इनकस स्टेप्स। मेलियस इनकस स्टेप जन्म के समय ही पूरा विकसित रहते हैं दोस्तों। तो और कान के अलावे किसी भी क्षेत्र की कोई भी हड्डी पूर्ण विकसित नहीं रहती है जन्म के समय। केवल कान के जो मध्य कान के जो 3 हड्डियां हैं केवल वही जन्म के समय विकसित रहती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा बाह्य कंकाल का हिस्सा है? तो मानव के बाल और नाखून, पक्षियों के पर यानी फीदर्स एवं पंख, मत्स्य तथा सरीसृप का सल्क, मत्स्य और सरीसृप का सल्क वही जो जैसे सरीसृप के ऊपर जो कवच चढ़े रहते हैं उसे ही सल्क कहते हैं। या सल्क के बारे में हम बताए थे जब पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम के बारे में। तो ये सारे के सारे आपका बाह्य कंकाल का हिस्सा है। और बाह्य कंकाल की विशेषता है कि इनमें रक्त का संचार नहीं होता है, रक्त का संचार नहीं होता है। नेक्स्ट, फेलेंजेज अस्थियां पाई जाती है हाथ पैर दोनों की उंगलियों में। हाथ की भी उंगलियों में फेलेंजेज और पैर की भी उंगलियों में फेलेंजेज। और हाथ पैर दोनों में 5-5 उंगलियां हैं और दोनों के ही 5-5 उंगलियों में कुल 14-14 बोन होते हैं दोस्तों। कैप नामक हड्डी जो घुटने के औदरिक भाग को ढके रहता है, घुटने की हड्डी कैप के समान होता है, उसे पटेला कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पटेला कहते हैं। नेक्स्ट, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाए जाते हैं? तो ऊपरी बाहु में, इसको ऊपरी बाहु कहते हैं। ह्यूमरस अस्थि ऊपरी बाहु में पाए जाते हैं। ह्यूमरस अस्थि ऊपरी बाहु में पाए जाते हैं दोस्तों। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक रहता है? तो कैल्शियम और उसके बाद फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट सबसे ज्यादा रहता है दोस्तों। कैल्शियम फॉस्फेट सबसे ज्यादा रहता है। कैल्शियम फॉस्फेट, या यूं कहिए कि मुख्य रूप से यही लवण रहते हैं हमारे हड्डी में। फिर उपास्थि में नहीं रहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। अक्षीय कंकाल एक्सियल स्केलेटन में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है? एक्सियल स्केलेटन में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है? अब एक्सियल स्केलेटन में क्या पाए जाते हैं? स्कूल पाए जाते हैं। स्कूल में कितना? 29। उसके बाद वर्टिब्रल कुलुम्न यानी रीढ़ की हड्डी 26। उसके बाद रिप्स 12 जोड़ा यानी 24। और एस्टर्नम इसकी संख्या 1। तो कितना हो गया? 6 4 10 1 11 9 20 2 2 4 2 6 2 8 80। तो एक्सियल स्केलेटन में 80 की संख्या कितना? 80 हो गया दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, एक्सियल स्केलेटन यानी कि अक्षीय कंकाल में खोपड़ी आते हैं, रीढ़ की हड्डी आते हैं, पसलियां आते हैं और छाती के बीचों बीच जो हड्डी पाई जाती है एस्टर्नम वो आते हैं। और हम जान गए कि खोपड़ी में 29 हड्डियां होती है, रीढ़ में 26 हड्डियां होती है, पसलियां 12 जोड़े होते हैं और एस्टर्नम की संख्या 1 है। तो इस तरह से एक्सियल स्केलेटन में कुल हड्डी की संख्या कितनी होगी? 80 होगी। एक्सियल स्केलेटन में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होगी? 80 होगी। नेक्स्ट, वृद्धावस्था में हड्डियां कमजोर होने का एकमात्र कारण कैल्शियम की कमी, और यह प्राकृतिक है। यानी कि वृद्धावस्था में हड्डियां कमजोर होते ही जाती है। उम्र ढलने पर हड्डियां कमजोर होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसे कोई खतरा नहीं है दोस्तों। मानव के अग्र तथा पक्षपाद में कुल हस्तियों की संख्या, अग्र तथा पक्षपाद, पाद मतलब लिंब में, तो दोनों हाथ मिलाकर एक हाथ में 30 तो दोनों हाथ में 60, एक पैर में 30 तो दोनों पैर में 60 और 60 120 हड्डियां। तो दोनों हाथ और दोनों पैर में कुल हड्डी की संख्या कितना हो गया? 120 हो गया। 120 हो गया। नेक्स्ट, मनुष्य के पैर की हड्डियां क्या होती है? पैर की हड्डी सरंध्री होती है, या अंग्रेजी में लिख लीजिए स्पॉन्जी होती है। स्पॉन्जी होती है, सरंध्री होती है या स्पॉन्जी होती है। क्लियर? मनुष्य के पैर की हड्डियां सरंध्री होती है, स्पॉन्जी होती है।
मानव के उपांगीय कंकाल एपेंडिकुलर स्केलेटन में कितना? तो एक्सियल में 80 था। टोटल बोन कितना? 206। टोटल बोन कितना दोस्तों? 206। और एक्सियल में अभी तुरंत हम जोड़े हैं, कितना था? 80 था। तो 80 घटा दीजिए, 80 घटा दीजिए तो कितना बच गया? 126 बच गया। तो एपेंडिकुलर में हड्डियों की संख्या कितना हो गया? 126 हो गया। एपेंडिकुलर में हड्डियों की संख्या 126। अस्थियों के समान विकास के लिए विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है। अस्थियों के समान विकास के लिए विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता से गठिया रोग होते हैं। यूरिक अम्ल की अधिकता से गठिया रोग होते हैं। गठिया रोग जिसमें हड्डी के जोड़ों पर दर्द होता है। अस्थियों से संबंधित निम्न में कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो ओस्टियोमाइलाइटिस स्टेफिलोकोकस जीवाणु के कारण होता है। ओस्टियोमाइलाइटिस स्टेफिलोकोकस के कारण, ओस्टियोपेरोसिस कैल्शियम के कमी के कारण, ओस्टियोमलेशिया विटामिन डी के कमी, आर्थराइटिस जो है ये भी जोड़ों का दर्द है, हालांकि इसका जीवाणु कोई कारण नहीं है। तो आर्थराइटिस, ओस्टियोमलेशिया विटामिन डी के कमी के कारण, ओस्टियोपेरोसिस कैल्शियम के कमी के कारण और स्टेफिलोकोकस जीवाणु के कारण ओस्टियोमाइलाइटिस रोग होता है। ओस्टियोमाइलाइटिस रोग होता है। मनुष्य के गर्दन में कितना अस्थि? गर्दन में 7 पाए जाते हैं, लेकिन ये 7 रीढ़ की हड्डी होती है। गर्दन में कुल 7 हड्डी पाई जाती है, ये रीढ़ की हड्डी होती है। वर्टिब्रा की संधि किस प्रकार की होती है? यानी रीढ़ की हड्डी के बीच जो ज्वाइंट होता है वो कैसा होता है? अर्धचल होता है। अर्धचल मतलब सेमी मूवेबल होता है। सेमी मूवेबल होता है, अर्धचल होता है, सेमी मूवेबल होता है। कोहनी का जोड़, कोहनी इसको कहते हैं, कोहनी का जो जोड़ है, तथा घुटने का जोड़, घुटना यानी जो पैर में जो घुटना है उसके जोड़ किस प्रकार की संधि है? तो दोस्तों उसका जोड़ जो है हिंग ज्वाइंट है। ठीक है, देखिए 2 हड्डी के बीच का ऐसा जोड़ जिसमें एक ही तरफ मूवमेंट हो। अब देख रहे हैं हाथ में जो जोड़ है केवल इसी तरफ मूवमेंट होता, क्या इसके विपरीत तरफ मूवमेंट होगा? नहीं, इसके विपरीत तरफ मूवमेंट नहीं हो सकता है। तो 2 हड्डियों के बीच ऐसा जोड़ जिसमें एक ही तरफ मूवमेंट हो, 2 हड्डियों के बीच ऐसा जोड़ जिसमें एक ही तरफ मूवमेंट हो, विपरीत मूवमेंट ना हो, तो उस ज्वाइंट को हिंग ज्वाइंट कहते हैं। ठीक है, कोहनी का जोड़ या घुटना, पैर का जो घुटना है वहां पर जो हड्डी जुड़ा हुआ है वो भी दोस्तों एक ही तरफ मूव करता है, उसके विपरीत हड्डी घूम नहीं सकता है। तो जब 2 हड्डियों के बीच ऐसा जोड़ हो, 2 हड्डियों के बीच एक ऐसा जोड़ हो जिसमें दोनों हड्डी केवल एक ही तरफ मूवमेंट करे, विपरीत नहीं, तो ऐसे ज्वाइंट को क्या कहते हैं? हिंग ज्वाइंट कहते हैं। कोहनी का जोड़ और घुटने का जोड़ हिंग ज्वाइंट का एग्जाम्पल है दोस्तों, हिंग ज्वाइंट का एग्जाम्पल है। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा हड्डी अग्रपाद यानी कि पैर हाथ की नहीं है? फिबुला, फिबुला, फिबुला पैर की हड्डी है, हाथ की हड्डी नहीं है। सर हिंग फिक्स्ड होता है क्या? फिक्स्ड नहीं होता है, कोई भी जोड़ फिक्स होता है। फिक्स करने का मतलब क्या कि वहां से हड्डियां इधर उधर वो जोड़ नहीं हो सकता है। हिंग ज्वाइंट का मतलब है मूवमेंट केवल एक ही तरफ होगा, विपरीत नहीं होगा। नेक्स्ट, श्रोणी मेखला में इलियस, इशियम तथा प्यूबिस अस्थि मिलकर एक गुहा बनाती है और इस गुहा में फीमर अस्थि जुड़ा रहता है और इसका नाम है एसिटाबुलम। इलियम, इशियम और प्यूबिस, कमर वाले भाग में दोनों तरफ 3-3 हड्डियां होती है शुरुआत में, इलियम, इशियम और प्यूबिस। लेकिन वयस्क होते ही इलियम, इशियम, प्यूबिस मिल करके एक हड्डी बन जाती है। और इलियम, इशियम, प्यूबिस जो है ना, जब एक हड्डी बन जाती है तो उसी से हमारी फीमर हड्डी जुड़ा रहता है। तो ये तीनों हड्डी मिलकर जो गुहा समान संरचना बनाती है उसे एसिटाबुलम कहते हैं, उसे एसिटाबुलम कहते हैं। नेक्स्ट, कलाई तथा टखने की जो हड्डी में किस प्रकार की संधि पाई जाती है?
कलाई और टखने के हड्डी में कलाई, इसको देखिए ये कलाई हो गया, कलाई में देखिए दोनों तरफ मूवमेंट है, इधर भी मूवमेंट है, इधर भी मूवमेंट है, इधर भी मूवमेंट है, इधर भी मूवमेंट है। ऐसे ज्वाइंट को ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइडिंग। जब एक ही तरफ मूवमेंट हो तो हिंग ज्वाइंट, दोनों तरफ मूवमेंट हो, दोनों तरफ मूवमेंट हो तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहते हैं दोस्तों। या ये कहिए कि ऐसा जोड़ जिसपे हड्डी हड्डी पर फिसल सके। यहां पर आप जानते हैं कार्पेल्स है और कुल हड्डियों की संख्या 8 है। यहां पर जितनी हड्डियां हैं सब हड्डी एक दूसरे पर फिसल सकती है। सब हड्डी एक दूसरे पर फिसल सकने के कारण ही आप यहां पर देख रहे हैं दोनों तरफ मूवमेंट हो रहा है। तो दोनों तरफ मूवमेंट हो अप डाउन तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट, एक ही तरफ मूवमेंट हो तो हिंग ज्वाइंट। नेक्स्ट, प्रचलन की क्रिया संपन्न होती है कंकाल तंत्र के द्वारा, पेशियों के द्वारा और तंत्रिका तंत्र के द्वारा। चूंकि तंत्रिका तंत्र कंट्रोलिंग करके रखता है और आप जानते हैं तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क का जो सेरिबेलम है वो हमारे चलने फिरने को कंट्रोल करता है, इसलिए तंत्रिका तंत्र भी प्रचलन में सहायक होते हैं। तंत्रिका तंत्र भी प्रचलन में सहायक होते हैं। नेक्स्ट, छाती की पसलियां किससे जुड़ा होता है? तो आगे में एस्टरनम और पीछे में कशेरुक। कशेरुक मतलब रीढ़ की हड्डी, अंग्रेजी में वर्टिब्रा कहते हैं, दोनों से जुड़ा रहता है। अग्र फोर लिम्ब यानी हाथ में कुल, तो एक हाथ में 30, दोनों हाथ में 30 दूनी 60 हड्डियां, दोनों हाथ में 30 दूनी 60 हड्डियां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंश मेखला पक्षपाद की हड्डी फीमर से जुड़ा। अंश मेखला पेक्टोरल, पेक्टोरल, और ये कंधा वाला भाग है, कंधा वाला। श्रोणी मेखला मतलब पेल्विक, पेल्विक, और ये कमर वाला हिस्सा है। तो कंधा वाला हिस्सा में पक्षपात की हड्डी फीमर जुड़ा रहता है, बिल्कुल नहीं, गलत कथन है। और कमर वाले हिस्से में अग्रपाद की हड्डी यानी ह्यूमरस ये जुड़ा रहता है, ये भी गलत है। बाकी उल्टा है, यानी कि श्रोणी मेखला श्रोणी मेखला में पक्षपात की हड्डी फीमर जुड़ा रहता है और ह्यूमरस नामक अस्थि जो है अंश मेखला में जुड़ा रहता है। दोनों ही कथन क्या है दोस्तों? गलत है। दोनों ही कथन क्या है? गलत है। ठीक है, कंधा वाला हिस्सा में ह्यूमरस हड्डी जुड़ा रहता है और कमर वाला हिस्सा में फीमर हड्डी जुड़ा रहता है। तो इस तरह दोनों का दोनों कथन क्या है? गलत है। किस जोड़े के पसलियों को फ्लोटिंग में 11वां और 12वां आता है? वो पसलियां जो आगे की तरफ आती ही नहीं है, पीछे ही रह जाती है, उसे हम फ्लोटिंग पसलियां कहते हैं। पेड़ पौधे के बाहरी आकार या रूप का अध्ययन क्या कहलाता है? बाहरी आकार या रूप का अध्ययन कहलाता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है पराची क्वेश्चन टेस्ट में सर नोट से क्वेश्चन रहेगा या नोट से भी प्लीज? टेस्ट में सिलेबस से क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, सिलेबस ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो बाहर नहीं रहेगा, जो पढ़ा रहे हैं उसी से क्वेश्चन रहेगा। पेड़ पौधों के बाहरी आकार का या रूप का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? मोर्फोलॉजी। देखिए, कोई भी सजीव के बाहरी भागों का अध्ययन क्या कहलाता है? मोर्फोलॉजी कहलाता है। और आंतरिक भाग का अध्ययन, आंतरिक भाग का अध्ययन क्या कहलाता है? आंतरिक भाग का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है। बाहरी सजीवों का, पेड़ पौधे का नहीं, कोई भी सजीव के बाहरी हिस्सा का अध्ययन करना मोर्फोलॉजी कहलाता है और आंतरिक हिस्से को अध्ययन करना एनाटॉमी कहलाता है। एनाटॉमी कहलाता है। बाहरी भागों का अध्ययन करना मोर्फोलॉजी और भीतरी भागों का अध्ययन करना एनाटॉमी कहलाता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पौधे का वो भाग जो जमीन के अंदर रहता है उसे जड़ तंत्र कहते हैं। बिल्कुल, पौधे का वो भाग जो जमीन के अंदर रहता है उसे रूट सिस्टम कहा जाता है, जो जमीन के ऊपर रहता है उसे शूट सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए कि रूट सिस्टम में मुख्य रूप से जड़ ही आते हैं, लेकिन अगर शूट सिस्टम की बात करिएगा तो शूट सिस्टम के अंतर्गत तना भी आ जाते हैं, ठीक है, शाखा भी आ जाते हैं, पत्ती भी आ जाते हैं, फूल भी आ जाते हैं, फल भी आ जाते हैं। तो
पौधे के पूरे शरीर को दो भागों में आप बांट सकते हैं, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम। जो जमीन के भीतर है, जो जमीन के भीतर है उसे रूट सिस्टम, और जो जमीन के ऊपर है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम के अंतर्गत मुख्य रूप से रूट यानी जड़ आते हैं, और शूट सिस्टम के अंतर्गत फूल, फल, तना, शाखा और पत्ती आते हैं। दोनों ही कथन क्या है आपका? सही है। दोनों ही कथन क्या है आपका? सही है। जड़ या मूल का विकास होता है, जड़ या मूल का विकास मूलांकुर से होता है, मूलांकुर से, और तना का विकास परांकुर से। ठीक है। बीज के दो भाग होते हैं, बीज के दो भाग होते हैं, मूलांकुर यानी कि रेडिकल, रेडिकल, और परांकुर यानी कि प्लूम्यूल, प्लूम्यूल। तो इससे तना का विकास होता है, और इससे किसका विकास होता है? जड़ का विकास होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, मूलांकुर से विकसित होने वाले जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। मूलांकुर से विकसित होने वाले जड़ को क्या कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं। मूलांकुर से विकसित होने वाले जड़ को क्या कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के अन्य भाग से विकसित होने वाले जड़ को अपस्थानिक जड़ कहते हैं। देखिए, बीज के मूलांकुर से जो जड़ विकसित हुआ वो मूसला जड़ हुआ, लेकिन अन्य जड़ भी विकसित होते, जैसे बरगद के पेड़ के तने से जड़ निकलते हैं। बरगद के पेड़ के तने से जो जड़ निकला है वो कैसा जड़ है? वो अपस्थानिक जड़ है। तो पौधे में मूलांकुर को छोड़ करके, पौधे में मूलांकुर को छोड़ करके, मूलांकुर को छोड़ करके अन्य किसी भी भाग से जड़ निकला तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे अपस्थानिक जड़ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़ कहते हैं। एक बीज पत्री में प्राथमिक जड़ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, उसके स्थान पर पतली जड़ों का गुच्छा निकलते हैं। ठीक है। एक बीज पत्री जैसे मक्का, गेहूं, तो वो सब जड़ जो है, देखिए ये जड़ जो है मूसला जड़ है, ये जड़ क्या है? मूसला जड़ है। ये जड़ क्या है? मूसला जड़ है। ये मूसला जड़ है। लेकिन एक बीज पत्री में क्या होगा कि ये निकला, ये खत्म होगा, उसके बाद गुच्छा की तरह जो जड़ निकलता है, इस जड़ को फाइब्रस रूट कहते हैं, रेशेदार जड़ कहते हैं, रेशेदार जड़ कहते हैं, रेशेदार जड़ कहते हैं। ठीक है ना। तने से गुच्छे के रूप में निकला जड़ को रेशेदार जड़ कहते हैं, और रेशेदार जड़ एक बीज पत्री में पाया जाता है। जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए कि जड़ है, ठीक है, ये जड़ है, ये जड़ है, तो इस जड़ को, जड़ के इस भाग को कहते हैं शीर्ष भाग। और चूंकि जड़ है तो इसको मूल शीर्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल शीर्ष भी कहा जाता है। तो जड़ के किस भाग में सर्वाधिक होती है? तो जड़ के जो सबसे मेन भाग होते हैं उसे शीर्ष कहते हैं। ठीक है। और यह रूट कैप कहला, ये रूट कैप से ढका रहता है, ये रूट कैप से ढका रहता है। हिंदी में इसे मूल गोप कहते हैं, इससे ढका रहता है यह भाग। तो अगर जड़ में सर्वाधिक वृद्धि देखे तो पीछे की तरफ हो रहा है, यानी कि जड़ में सर्वाधिक वृद्धि उसके शीर्ष के पिछले भाग से हो रहा है, यानी कि मूल शीर्ष के ठीक पीछे के भाग में जड़ में सर्वाधिक वृद्धि होती है। मूल शीर्ष के सबसे पिछले भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है। क्लियर हो गया दोस्तों? क्लियर हो गया। जड़ के किस भाग से पार्श्व जड़ें निकलती है? ठीक है। देखिए, ये जड़ का, ये जड़ है, ये आपका हो गया रूट कैप। ये क्या हो गया? रूट कैप हो गया। रूट कैप में होता है रीजन ऑफ सेल डिवीजन, रीजन ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है। ये रूट कैप से ढका, यहां पर कोशिका विभाजन होता है। उसके ऊपर होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, इलोंगेशन। उसके बाद ऊपर, इसके ऊपर रहता है, इसके ऊपर रहता है रीजन ऑफ रूट हेयर, रीजन ऑफ रूट हेयर। और इसका अर्थ था रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो एक जड़ को आप कई भाग में बांट सकते हैं, एक जड़ को आप इतने भागों में बांट सकते हैं। रीजन यानी क्षेत्र, रीजन यानी क्षेत्र।
तो एक जड़ को आप कई भाग, तो जड़ का सबसे शीर्ष भाग रूट कैप से ढका रहता है और रूट कैप के भीतर है रीजन ऑफ सेल डिवीजन। रीजन ऑफ सेल डिवीजन के ऊपर रीजन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? ये दैर्घ्य वृद्धि। इलोंगेशन को हिंदी में दैर्घ्य वृद्धि कहते हैं। रीजन ऑफ इलोंगेशन के ऊपर रीजन ऑफ रूट हेयर, इस भाग में रूट हेयर रहते, इस भाग में क्या होते हैं? रूट हेयर होते हैं। और सबसे ऊपर वाले के भाग को रीजन ऑफ मैचुरेशन, इसे परिपक्व प्रदेश कहते हैं। रीजन ऑफ मैचुरेशन को परिपक्व प्रदेश कहते हैं और यहीं से पार्श्व जड़ निकलती है, यहीं से पार्श्व जड़ निकलती है। तो जड़ के विभिन्न रीजन को समझ गए? हाँ, रीजन ऑफ ग्रोइंग होगा, रीजन ऑफ सेल डिवीजन, रीजन ऑफ ग्रोइंग इसी रीजन ऑफ सेल डिवीजन के हिस्से हैं दोस्तों, ठीक है ना। रीजन ऑफ ग्रोइंग और रीजन ऑफ सेल डिवीजन दोनों एक ही के हिस्से हैं, यानी कि रूट कैप से रीजन ऑफ ग्रोइंग ढका रहता है और रीजन ऑफ ग्रोइंग का ही हिस्सा है कौन? रीजन ऑफ सेल डिवीजन। या कहिए कि सबसे नीचे है रीजन ऑफ सेल डिवीजन और उसके ऊपर रीजन ऑफ ग्रोइंग, उसके ऊपर रीजन ऑफ इलोंगेशन, उसके ऊपर रीजन ऑफ रूट हेयर और उसके ऊपर रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो पार्श्व जड़ कहां से निकलती है? तो पार्श्व जड़ रीजन ऑफ मैचुरेशन से निकलती है। मूल रोम कहां से निकलती है? तो मूल रोम के लिए रीजन अलग से बना हुआ है, स्पेशली रीजन ऑफ रूट हेयर, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ ग्रोइंग का ही हिस्सा है रीजन ऑफ सेल डिवीजन, रीजन ऑफ ग्रोइंग का ही हिस्सा है सेल डिवीजन। तो इस तरह इसका आंसर परिपक्व प्रदेश होगा। बरगद के शाखाओं से निकलने वाले जड़ को परोप रूट कहते हैं। ये याद रखने वाले, यही एग्जाम्पल आपको हम बोले थे याद रखने के लिए, और ये आप याद रखिए, ये याद रखने वाला ही प्रश्न है। मिस्टेक इसमें एग्जाम बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे प्रश्नों में मिस्टेक सीधा मेरिट लिस्ट में दिक्कत होने जैसा हो जाएगा दोस्तों। तो इस चैप्टर में एग्जाम्पल आपको याद रखने, जैसे बरगद की शाखाओं से निकलने वाले जड़ को क्या कहते हैं? आपको याद रखना है, परोप रूट कहते हैं। स्टील रूट क्या है, लीफ रूट क्या है, क्लिम्बिंग रूट क्या है, यह भी आगे आपको याद रखा है। लेकिन आप याद रखिए कि बरगद के तने से, कभी शाखा न देकर तना देगा, बरगद के तने से जो जड़ निकलते हैं उसे परोप रूट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परोप रूट कहते हैं। अगला, स्टील रूट किस में पाया जाता है? स्टील रूट केवड़ा, मक्का, गन्ना में पाया जाता है। स्टील रूट तने से निकलकर तिरछा होकर सीधे जमीन में चला जाता है। इस तरह जो जड़ होता है ये केवड़ा के पौधे में होता है, मक्का और गन्ना के पौधे में तो आप देखे होंगे तनों से निकलकर तिरछा होकर जमीन के भीतर जाने वाले जड़ को क्या कहते हैं? स्टील रूट कहते हैं। तो देखिए याद रखने वाला पॉइंट क्या है? परोप रूट कहां पर है? बरगद में है। परोप रूट कहां पर है? बरगद में है। स्टील रूट कहां है? स्टील रूट मक्का में है, गन्ना में है, केवड़ा में है। तो आपको ये कथन याद रखना पड़ेगा कि मक्का, गन्ना, केवड़ा में स्टील रूट पाए जाते हैं। स्टील रूट एक अपस्थानिक जड़ है और ये तने के निचले सिरे से निकलकर तिरछा होते हुए जमीन में प्रवेश कर जाता है। लीफ रूट किस में पाया जाता है? तो ब्रायोफिल्म में, ब्रायोफिल्म होता है दोस्तों, इसको सही से लिखिए, ब्रायोफिल्म में पाया जाता है। ब्रायोफिल्म, इसका हिंदी नाम है पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा, ठीक है ना। पत्थरों पर उगने के कारण इसे पत्थर चट्टा नाम मिला है दोस्तों। तो इसमें पाया जाता लीफ रूट पाया जाता है, मतलब इसके पत्ते से ही जड़ निकलते हैं, इसके पत्ते से ही जड़ निकलते हैं। नेक्स्ट, दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाला पौधा जैसे राइजोफेरा में श्वसन की सहायता के लिए विशेष प्रकार की जड़ निकलती है। इस जड़ को न्यूमेटाफोर जड़ कहते हैं, ठीक है। दलदल में उगने वाले पौधे में एक विशेष जड़ निकलता है और यह विशेष जड़ दलदल के ऊपर या यूं कहिए मिट्टी की सतह के ऊपर होता है और इस जड़ को न्यूमेटाफोर कहते हैं। और न्यूमेटाफोर केवल दलदलीय पौधों में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि न्यूमेटाफोर केवल दलदलीय पौधे में पाए जाते हैं, जलीय पौधे में नहीं पाए जाते हैं।
न्यूमेटाफोर दलदलीय पौधे में ही पाए जाते हैं, जलीय पौधे में नहीं पाए जाते हैं। और न्यूमेटाफोर जड़ ऐसा जड़ है जो जड़ का काम नहीं करता है बल्कि पौधों को श्वसन में मदद करता है। और यह न्यूमेटाफोर जड़ मिट्टी के ऊपर होता है या दलदल के ऊपर होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसे बटर रूट्स पाया जाता है? बटर रूट्स पाया जाता है सेमल के पौधा में। ठीक है, अब बटर रूट्स और भी कई पौधे में पाए जाते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा कि सेमल के पौधे में बटर रूट्स पाए जाते हैं। बटर रूट्स क्या है दोस्तों? जैसे बड़े बड़े वृक्ष, जैसे बड़े बड़े वृक्ष है, बड़े बड़े वृक्ष में इस तरह के जड़ निकलते हैं, इस तरह के जड़ निकलते हैं, इस तरह के जड़ निकलते हैं। तनों से इस तरह का जड़ निकलेगा, इस तरह का जड़ निकलेगा। बड़े बड़े वृक्ष के तने से इस तरह से ढेर सारे जड़ निकल करके, ढेर सारे जड़ निकल करके लंबी लंबी दूर तक फैल जाएगा, लंबी लंबी दूर तक फैल जाएगा, लंबी लंबी दूर तक फैल जाएगा। ऐसे ही जड़ को क्या कहते हैं? बटर रूट्स कहते हैं, बटर रूट्स कहते हैं। ठीक है ना? या बटर रूट्स आप देखना है कि बटर रूट्स कैसा होता है तो एकदम गूगल पर करिएगा। ठीक है, बटर रूट्स, ठीक है, आ जाएगा आपको पूरा। तो ये बटर रूट्स जो होते हैं ये बड़े बड़े वृक्षों में होते हैं, वृक्षों में जो होते हैं एकदम तने से निकल करके लंबे दूर दूर तक फैल जाते हैं। फिगर देखना चाहते हैं आराम से इसमें गूगल करिएगा, आपको फिगर निकल जाएगा। तो आप याद रखिएगा सेमल के पौधे में। नेक्स्ट, न्यूमेटाफोर्स प्रायः पाया जाता है। न्यूमेटाफोर्स अभी मैनग्रोव पौधा में, क्योंकि मैनग्रोव दलदलीय पौधा में होता है, मैनग्रोव दलदलीय पौधा है। पॉन में क्या पाया जाता है? पॉन वाला भी क्वेश्चन है, पॉन वाला भी क्वेश्चन आ रहा है। बटर रूट्स बरगद में नहीं, हाँ बरगद में भी पाया जाता है। आगे आते हैं मैनग्रोव, देखिए यहाँ पर न्यूमेटाफोर्स केवल दलदलीय पौधों में पाया जाता है, जलीय पौधों में नहीं पाया जाता है। और मैनग्रोव दलदलीय पौधा है। मैनग्रोव क्या है दोस्तों? दलदलीय पौधा है। मैनग्रोव दलदलीय पौधा है। ऊपरी रूही मूल, ऊपरी रूही को मूल जो है आर्किडस में पाया जाता है। ऊपरी रूही एपीफाइटिक, एपीफाइटिक रूट, एपीफाइटिक रूट, ये रूट ऐसे रूट होते हैं जो पौधा को दूसरे पौधा पर लटकने में मदद करते हैं। ठीक है, ऊपरी रूही मूल, मूल का मतलब जड़, ऊपरी रूही मूल जो है एपीफाइटिक रूट जो है यह पौधे को किसी दूसरे पौधे पर चढ़ने में मदद करते हैं। और ये आर्किड में पाया जाता है। आर्किड दूसरे पौधे पर ही यांत्रिक सहायता के लिए या मैकेनिकल सपोर्ट के लिए चढ़ते हैं अपने एपीफाइटिक रूट के जरिए। डहेलिया की जड़ें क्या होती है? डहेलिया की जड़ें कंदील और पुलकित होती है। ठीक है, ट्यूबेरस और फेसिकुलेटेड, ट्यूबेरस और फेसिकुलेटेड, कंदील और पुलकित जड़ के एग्जाम्पल आपके नोट्स में दिया हुआ है। और आप याद रखेगा, सिर्फ आपको याद रखना और कुछ नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ याद रखें कि डहेलिया में कंदील और पुलकित जड़ पाए जाते हैं। क्योंकि जड़ों का डिफिनेशन दोस्तों इतना लंबा है ना, इतने प्रकार के जड़ हैं कि उसको आप अगर एक एक करके पढ़ने लगिएगा तो उसमें फंस जाइएगा। और सिलेबस में भी आपको नहीं है। घूम फिर कर अगर क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं ना तो केवल हड्डियों के संदर्भ में आते हैं। ज्यादातर इस चैप्टर में फर्स्ट केवल हड्डियों के संदर्भ में पूछे गए हैं। लेकिन अगर पूछे जाएंगे इधर उधर प्रश्न तो जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना उससे बाहर जाने वाला नहीं है। तो डहेलिया की जड़ें कंदील और पुलकित होती है। श्वसन मूल पाया जाता है। श्वसन मूल किसमें पाया जाता है? न्यूमेटाफोर्स श्वसन मूल जूसिया में पाया जाता है। और जूसिया आपका दलदलीय पौधा है। मैनग्रोव प्लांट के तहत जूसिया, राइजोफोरा ये सब दलदलीय पौधा है। दलदल में उगने वाले पौधा में ही श्वसन मूल यानी कि वही जिसका अंग्रेजी रूपांतरण न्यूमेटाफोर था वो है। निम्नलिखित कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तुर्क रूपी जड़ मूली में पाया जाता है। बिल्कुल याद किए होंगे। तुर्क रूपी, कुंभी रूपी, कुंभी रूपी सलजम में, शंकु रूपी चुकंदर में नहीं। चुकंदर भी दोस्तों इस तरह से होता है। और इस तरह के जड़ को हम कुंभी रूपी कहते हैं। तो सलजम और चुकंदर दोनों में ही कुंभी रूपी जड़ पाया जाता है। शंकु रूपी जड़ किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। शंकु रूपी जड़ गाजर में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। शंकु रूपी जड़ गाजर में पाया जाता है। तो सी नंबर जो है आपका सम्मिलित नहीं है। शकरकंद का जड़ गांठदार। गाजर क्या है? गाजर एक जड़ है। गाजर क्या है? जड़ है। और कैसा जड़ है? मूसला जड़ है। गाजर कैसा जड़ है? मूसला जड़ है या शंकु रूपी जड़ है, शंकु रूपी जड़ है।
जड़ का कार्य क्या है? जड़ का कार्य है भूमि में जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना, पौधों को भूमि पर स्थित रखना, भोजन को संचित रखना। ये सभी कार्य हैं पौधे के जड़ का, ये सभी कार्य है पौधे के जड़ का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक जड़ नहीं है? दोस्तों जड़ की सबसे बड़ी विशेषता है कि जड़ जो है, निम्नलिखित में कौन एक जड़ नहीं है? अब इसमें कैसे पता लगाइएगा? तो एक होता है भूमिगत तनाव, भूमिगत तनाव और जड़, ये दोनों काफी समान लगते हैं। भूमिगत तनाव भी भूमि के अंदर रहते हैं और जड़ के समान ही प्रतीत होते हैं और एक जड़ होते हैं। इन दोनों में हम कैसे अंतर करेंगे? तो भूमिगत तनाव जो होते हैं, भूमिगत तनाव की जो विशेषताएं होती है, भूमिगत तनाव नए पौधे, भूमिगत तनाव नए पौधे उत्पन्न कर सकते हैं, नए पौधे उत्पन्न कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। जबकि जो जड़ होते हैं वो नए पौधे उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, नए पौधे उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो भूमिगत तनाव की सबसे बड़ी पहचान ये है। भूमिगत तनाव की आप पहचान कैसे करिएगा? तो भूमिगत तनाव की जो सबसे खास विशेषता है कि ये नए पौधे उत्पन्न कर सकते हैं। आलू जो है वो एक तनाव है, क्योंकि आलू नए आलू के पौधे को उत्पन्न कर सकता है। गाजर जड़ है, क्योंकि गाजर से नए गाजर के पौधे उत्पन्न नहीं हो सकते, ये जड़ है दोस्तों। फिर आप कौन एक जड़ नहीं है? हाँ, तो जड़ आपका आलू जड़ नहीं है, आलू जड़ नहीं है। इसके अलावा गाजर, मूली, शकरकंद, ये सब जड़ के उदाहरण है, जड़ के उदाहरण है, क्योंकि और जड़ के उदाहरण है। और इससे यानी कि गाजर से, मूली से, शकरकंद से आप नए पौधे उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इसके विपरीत जो भूमिगत तनाव होते हैं, जो जड़ के समान ही प्रतीत होते हैं, उसकी खास विशेषता यह है कि वे नए पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे प्याज हो गया, भूमिगत रहते हैं लेकिन वो तनाव है, क्योंकि प्याज नए प्याज के पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं। लहसुन, अदरक, हल्दी, ये सब तनाव है, ये सब भूमिगत तनाव है, क्योंकि ये सब नए पौधे उत्पन्न कर सकते हैं। तो भूमिगत तनाव और जड़ की पहचान हम इसी लाइन से आराम से कर सकते हैं दोस्तों। पर्व और पर्व संधि किसमें पाए जाते हैं? तनाव में पाए जाते हैं। ठीक है, तनाव में पाए जाते हैं। नोड और इंटर नोड तनों की विशेषता है, नोड और इंटर नोड तनों की विशेषता है दोस्तों। तने के वे भाग जहां से पत्तियां निकलती है, तने के वे भाग जहां से पत्तियां निकलती है, तने के वे भाग जहां से पत्तियां निकलती है, तने के वे भाग जहां से पत्तियां निकलती हैं, इसे नोड कहते हैं, इसे नोड कहते हैं, नोड कहते हैं। और दो नोड के बीच के दूरी को इंटर नोड कहते हैं। दो नोड के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? इंटर नोड कहते हैं। दो नोड के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? इंटर नोड कहते हैं। तने का विकास किससे होता है? तने का विकास बीज के परांकुर से होता है। तने का विकास बीज के परांकुर से होता है। तने का विकास बीज के परांकुर से होता है। भूमिगत तने के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? भूमिगत तना, यह तना हमेशा मोटे और गूदेदार होते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें पर्व और पर्व संधियां नहीं पाए जाते, ये गलत है। तनों का सबसे बड़ी विशेषता है कि पर्व और पर्व संधि पाए जाते हैं। भूमिगत तना के पर्व और पर्व संधि, भूमिगत तना के नोड और इंटर नोड, नोड और इंटर नोड स्पष्ट नहीं होते हैं, लेकिन भूमिगत तना के नोड और नोड की पहचान इससे की जा सकती है कि भूमिगत तना में जहां से पौधे निकल रहे वहीं उसका नोड होता है। तो तने की विशेषता हो तने की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसमें नोड और इंटर नोड की उपस्थिति रहती है। कोई भी तना हो उसमें नोड इंटर नोड होगा ही होगा, तो यह कथन बिल्कुल गलत है। इन तनों में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है, बिल्कुल यह भोज्य पदार्थों को संचित रहता है, यह भी सही है। निम्नलिखित में कौन एक तना है? आलू एक तना है, क्योंकि आलू से नए आलू के पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में कौन एक तना नहीं है? तो गाजर आपका जड़ है, गाजर आपका जड़ है, क्योंकि गाजर से आप नए गाजर के पौधे को विकसित नहीं कर सकते हैं। आलू भूमिगत तना है, आलू भूमिगत तना का कौन सा रूप है? कंद।
आलू भूमिगत तना का कंद है। प्रकंद के अंतर्गत हल्दी आते हैं, अदरक आते हैं, अदरक आते हैं। घनकंद के अंतर्गत ओल आते हैं, ओल आते हैं। बल्ब के अंतर्गत प्याज और लहसुन आते हैं। तो आप याद रखिएगा कि प्याज हो गया, लहसुन हो गया, आलू हो गया, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, ओल हो गया, सभी भूमिगत तना है, सभी नए पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं। हल्दी और अदरक प्रकंद हैं, यानी कि भूमिगत तने के भी कई प्रकार हैं। तो हल्दी और अदरक प्रकंद है, ओल जो है घनकंद है, प्याज और लहसुन जो है सलकंद है, और आलू कंद है। जब तना बहुत छोटा हो और पत्तियां मांसल होकर भूमि में रहते हो, उसे बल्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका प्याज और लहसुन का हो गया, प्याज और लहसुन का हो गया, ये बल्ब है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? आलू कंद, प्याज बल्ब, अदरक पंद्रह, अदरक जो है प्रकंद है, ओल प्रकंद है नहीं, ओल अभी ओल घनकंद के उदाहरण अभी तुरंत हम बताएं। ओल किसके उदाहरण है? घनकंद के उदाहरण है, ओल घनकंद के उदाहरण है दोस्तों। तना जिसमें पर्व लंबा होता है, वो जमीन पर रेंग कर चलता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जमीन पर रेंग कर चलता है, जमीन पर रेंग कर चलता है, जमीन पर रेंग कर चलता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे जैसे एग्जाम्पल में आपको हम दूब घास दे रहे हैं, दूब घास इसी तरह आगे बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, इसी तरह आगे भागते जाएगा। इसको रनर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रनर कहते हैं। रनर वाला जड़ जो है दूब घास में पाया जाता है, दूब घास में पाया जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, बेल तथा नींबू में पाए जाने वाले कांटे क्या है? कांटे रूपांतरित तना है, कांटे रूपांतरित तना है दोस्तों, कांटे क्या है? रूपांतरित तना है। नेक्स्ट, और कांटे रूपांतरित तना है केवल किसमें? बेल और नींबू में। नागफेनी का कांटा फिर उसका पत्ता है, ये बात आप याद रखिएगा। तो नींबू और बेल का जो कांटा है वो उसका तना है। फिर आप नागफेनी में जाइएगा तो उसका कांटा उसका पत्ता है, यानी नागफेनी का कांटा पत्तों का रूपांतरण है, नींबू का कांटा तनों का रूपांतरण है। तो ये नहीं कि यहां पर बेल और नींबू में कांटा है तो वो हम तना है तो कांटा सब पौधे में तना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। फिलहाल तो आप याद रखिए कि बेल और नींबू में कांटा तने का रूपांतरण है। मरूद भी तो पौधे के तने हरे, चपटे या गोल आकृति रूपांतरित होकर पत्तियों की तरह प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और ऐसे तने को फैलोकैलिडी कहते हैं, परनाभ स्तंभ कहते हैं। यानी कि वो जो नागफेनी आप देखें वो मरूदभित पौधा है, और उसके जो पत्ते आप देख रहे हैं जिसमें कांटे लगे होते हैं, तो वास्तव में वो पत्ते नहीं, वही तना है। नागफेनी में पत्ता कांटों में परिवर्तित हो जाता है और तना पत्तों की तरह दिखने लगते हैं। तो ऐसे तना जो पत्तों की तरह दिखने लगे और प्रकाश संश्लेषण भी करने लगे, वैसे तना को हम फैलोकैलिडी कहते हैं। और मरूदभित पौधा नागफेनी में फैलोकैलिडी स्टीम ही पाया जाता है। कैक्टस में सूल पत्ती का रूपांतरण, सूल यानी कि कांटा, सूल यानी कि कांटा, और अभी तुरंत बताए कैक्टस यानी कि नागफेनी, ये आपका पत्ती का रूपांतरण है। पान की लता में आरोही मूल पाया जाता है, आरोही जड़, जिसको अंग्रेजी में क्लिम्बिंग रूट कहते हैं, आरोही जड़ पाया जाता है। घटपर्णी के निम्नलिखित, घटपर्णी एक कीट भक्षी पौधा है जिसमें घड़े के समान आकृति रहती है। तो घटपर्णी के निम्नलिखित में कौन सा एक घट के रूपांतरित में? तो पत्ता। घटपर्णी जो कीट भक्षी पौधा है उसका पत्ता ही घड़ा का समान आकृति बनाकर आकृति बना लेता है, जिसको हम घट कहते हैं। तो ये पत्तों का रूपांतरण है। कीट भक्षी पौधे कलश पादप, नेफेंथीज तथा कलश तथा ब्लडर, कीट भक्षी पौधे कलश पादप का कलश तथा ब्लाडर वट का ब्लडर किसका रूपांतरण है? तो पत्ती का रूपांतरण है। जितने भी कीट भक्षी पौधा है, और जो भी कीट भक्षी पौधा है वो आपके बायोलॉजी के चौथा नंबर में एक जगह किया हुआ है, उसका वैज्ञानिक नाम भी है। तो जितने भी कीट भक्षी पौधा है उसमें कीटों को पकड़ने के लिए विशेष विशेष आकृति बनी होती है।
और वो कीटभक्षी पौधा में कीटों को पकड़ने के लिए जो विशेष आकृतियां बनी होती है वो उसके पत्तों के द्वारा बनी होती है, उसके पत्तों के रूपांतरित होकर बनती है दोस्तों। जलकुंभी के तने के पर्व संधियों के ऊपर में पत्तियों का समूह होता तथा नीचे जड़ों का गुच्छा। ऐसे तने को ऑफसेट तना कहते हैं, ऑफसेट तना कहते हैं, ऑफसेट तना कहते हैं, ऑफसेट तना कहते हैं। ठीक है, ऑफसेट तना कहते हैं, ऑफसेट तना। ठीक है, ये देखिए इसी को कहते हैं ऑफसेट ऑफसेट। जलकुंभी में इसी तरह गुच्छा वाला जड़ पाया जाता है, तो गुच्छा वाला जड़ जो है ऑफसेट, आप याद रखिएगा, गुच्छा वाला जड़ ऑफसेट। या सब जड़ का एक एक एग्जाम्पल आपके नोट में दिया हुआ है तो आप याद कर लीजिएगा। भोजन का संग्रह पौधे के सभी भागों में होते हैं, जड़ में भी होता है, तनों में भी होता है, फल में भी होता है, फूल में भी होता है, जितने भी भाग है सब भाग में भोजन का संग्रह होता है। अमरबेल तथा चंदन जैसे परजीवी पौधे में चूसन मूल पाए जाते हैं, परजीवी पौधे में चूसन मूल पाए जाते हैं। मानव शरीर में पेशियों की संख्या 639 होता है, मानव शरीर में पेशियों की संख्या 639 होता है दोस्तों। 84 का सी, 90 का डी। तो इस तरह से क्वेश्चन समाप्त हो गया इस चैप्टर का। चलिए दोस्तों बोलिए अब आप लोग, 90 का डी होगा। तो यह चैप्टर समाप्त हो गया। और मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट नहीं पढ़ाए। कुछ लड़का कल मैसेज किया था कि सर छोड़कर भाग रहे हैं। हम कल ही बताए थे कि पूरे बायोलॉजी में केवल 3 चीज हम छोड़े हैं, एक बायोमोलिकुल्स, दूसरा इस चैप्टर का मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, और तीसरा बोले कि पोल्यूशन हमारे पढ़ाने का है नहीं, वो उसमें फैक्चुअल डाटा ही याद करना होता है। प्रदूषण में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं कि उसको आपको समझना है, जो थोड़ी बहुत समझ है वो क्वेश्चन करवाते वक्त क्लियर हो जाएगा। दोस्तों सिलेबस बहुत बड़ा है, ऐसे बहुत कम चीज को हम छोड़े हैं, बहुत कम चीज को, हर चीज को पूरा डिटेल में आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, तो और वो भी छोड़ने वाला था, वो छोड़ने वाला चीज है, उसको नहीं छोड़ेंगे तो फिर ही आप प्रेशर डालिएगा कि सिलेबस इतना देर से क्यों खत्म हो रहा है। तो जो लगा कि छोड़ने वाले हैं उसको छोड़े हैं, और 3 चीज छोड़े हैं। तीनों चीज आप खुद पढ़ के समझ लिए होंगे और बेहतर तरीके से। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट वीडियो ऐसे डाल दिए हैं, जिनको भी लगा कि मतलब पुराने क्लास का वीडियो था वो हम डलवाए हुए हैं। तो अब थोड़ी देर में ही हम फिर से लाइव आएंगे, प्रदूषण का क्वेश्चन करवाना है। और कल चूंकि सरस्वती पूजा है तो सर बोले हैं कि कल कोई लाइव नहीं रह पाएगा, तो आज ही बायोलॉजी को द एंड कर दिया जाए। तो प्रदूषण में कुछ प्रश्न है, लगभग 100-150 प्रश्न है, तो उसको आज की क्लास में ही करवा देते हैं। तो बताइए कि आप लोग रेडी है कि न प्रदूषण के क्वेश्चन के लिए। ये नहीं, दूसरा वीडियो फिर हम लाइव आएंगे 10 मिनट के बाद, आप लोग भी थोड़ा घूम लीजिए। तो आए 10 मिनट के बाद प्रदूषण के प्रश्नों को लेकर। गुड्डू यादव, इकहत्तर का क्वेश्चन रिपीट करें। इकहत्तर यह देखिए, भूमिगत तना और जड़ एक ही तरह प्रतीत होते हैं। 71 नंबर में किन्हीं को दिक्कत है तो आइए एक बार फिर से, भूमिगत तना और जड़ एक ही समान प्रतीत होते हैं। तो फिर हम इसमें अंतर कैसे कर पाएंगे, कैसे समझेंगे कि भूमि के अंदर वाला तना है या जड़ है। तो
एक अंतर है कि भूमिगत तनाव जितने भी होते हैं सब में क्षमता है कि वे नए पौधे उत्पन्न कर सकते हैं। आप आलू से नए आलू के पौधे उत्पन्न होते हुए देखे हैं, प्याज से, लहसुन से, अदरक से, हल्दी से। तो भूमि के अंदर का भाग जिससे नया पौधा विकसित हो रहा है वो तनव है। वो क्या है? तनव है। और जड़ की पहचान ये है दोस्तों कि जड़ से नए पौधे उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। जैसे गाजर क्या है? जड़ है। गाजर जड़ है, जबकि प्याज तनव है। ये फैसला हम कैसे कर लिए? तो प्याज से नए प्याज के पौधे उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन गाजर से नए गाजर के पौधे उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए गाजर जड़ है, प्याज जड़ नहीं है, प्याज तनव है। तो भूमिगत तनव कौन है? इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि भूमिगत तनव से नए पौधे उत्पन्न हो सकते हैं। भूमिगत तनव से नए पौधे उत्पन्न हो सकते हैं। अब 79 में क्या डाउट रह गया? गाजर क्या है? गाजर मूसलाजड़ है। अब पढ़िएगा नोट में, मूसलाजड़ के कई प्रकार के, तुर्करूपी, शंकुरूपी, कुंभीरूपी, न्यूमेटाफोर्स, ठीक है। और गाजर शंकुरूपी जड़ है, और शंकुरूपी जड़ मूसलाजड़ के प्रकार है। शंकुरूपी जड़ मूसलाजड़ के प्रकार है दोस्तों। तो आते हैं 10 मिनट के बाद। ओके है दोस्तों, 10 मिनट के बाद हम प्रदूषण के क्वेश्चन पर लेकर के आते हैं। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। बंद कीजिए।